हेडिंग डाल दीजिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास। इसमें लिखा है जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है वैसे ही जाइगोट का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है तथा इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाता है तथा इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, 16 कोशिकीय संरचनाएं, जिसके परिणाम स्वरूप 16 सेल्ड स्ट्रक्चर की एक संरचना का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 16 सेल्ड स्ट्रक्चर की एक संरचना का निर्माण होता है जिसे मारुला MARULA जिसे मारुला कहते हैं। और बच्चों ये जो मारुला है ये एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, यानी एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या बनता है, मारुला बनता है। ठीक है, आगे लिखें यह मारुला एक क्रिकेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक क्रिकेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, आप देखते हैं जो क्रिकेट की बॉल होती है उसके जैसा आपको ये दिखाई देता है। यह मारुला एक क्रिकेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर के समान होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होने के बाद यह मारुला ब्लास्टुला में BLASTULA, यह मारुला ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है। यह मारुला किस में चेंज होता है बेटा, ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है जिसमें यह मारुला ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है जिसमें एक कैविटी पाई जाती है, जिसमें एक कैविटी या हम कह सकते हैं गुहा, जिसमें एक कैविटी या गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। यानी कि मारुला से सेकेंड जो स्टेज बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लास्टुला बनेगी। तो ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। ठीक है, तथा एक एम्ब्रियोनिक पोल होता है, यानी कि ब्लास्टोसील कैविटी के साथ साथ इस ब्लास्टुला में एक एम्ब्रियोनिक पोल दैट मींस एक कहीं किनारे पर एक एम्ब्रियो का हम ये कह सकते हैं सेल्स का ग्रुप पाया जाएगा, एक एम्ब्रियोनिक
पोल होता है जिसमें कोशिकाओं का समूह, जिसमें इनर सेल मास, कोशिकाओं का समूह स्थित रहता है, कोशिकाओं का समूह स्थित रहता है या एकत्रित रहता है, एक्युमुलेट रहता है, ठीक है, स्थित रहता है। तथा यह ब्लास्टुला, यानी कि जो ब्लास्टुला है, तथा यह ब्लास्टुला चारों ओर से एक लेयर के द्वारा घिरा रहता है, एक भित्ति के द्वारा घिरा रहता है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जिसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर, TROPHOBLAST, ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं। यह लेयर एम्ब्रियो को, यानी भ्रूण को, फीमेल के यूट्रस में, भ्रूण को फीमेल के यूट्रस में फंडस रीजन में, फीमेल के यूट्रस में फंडस रीजन में इम्प्लांट होने में, या इम्प्लांट होने में, यानी जुड़ने में, ऐड होने में। तो आपको पता है भाई, ये तो यार कहां पाया जा रहा है? एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में पाया जा रहा है ना। तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब से क्या होगा? ये रिलीज होगा और कहां जाएगा? किस स्टेज में? ब्लास्टुला स्टेज में ये रिलीज होगा और जाएगा कहां? यूट्रस में। और यूट्रस में आपको पता है 3 रीजन पाया जाता है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। तो फंडस वाला जो रीजन होता है, लाइक ये वाला सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है, इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे से ही फैलोपियन ट्यूब यहां से अराइज होता है, राइट। और इसके अंदर की ओर एक लेयर पाई जाती है, आपको पता है ये लेयर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हर मंथ बनती है और हर मंथ बिगड़ती भी है। तो इस लेयर में, या हम कह सकते हैं फंडस रीजन में, जो यहाँ पर ब्लास्टुला यहाँ पर बन के आएगा, जिसमें कैविटी पाई जा रही है, ठीक है। और ये चारों तरफ से एक लेयर के द्वारा घिरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनर सेल मास यहाँ पर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और यहाँ पर एक रीजन में क्या पाया जा रहा है? एम्ब्रियोनिक पोल पाया जा रहा है। ये एम्ब्रियोनिक पोल क्या करेगा? प्लासेंटा का डेवलपमेंट करता है। किसका? प्लासेंटा अपरा का डेवलपमेंट करता है। और ये जो एम्ब्रियो है, ये एक्चुअल में अपरा नहीं बनाता, ये करता क्या है? ये इस फंडस रीजन में धस जाता है, ऊपर की ओर एम्बेडेड हो जाता है। तो धसने में क्या करता है? दैट मींस इंप्लांट होने में क्या करता है? एम्ब्रियो को सहायता प्रदान करता है। कौन? एम्ब्रियोनिक पोल, जो कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर के द्वारा घिरा रहता है चारों तरफ से। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करता है? फंडस रीजन में इस एम्ब्रियो को इंप्लांट होने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या लिखा? यह लेयर इंप्लांट होने में, फंडस रीजन में इंप्लांट होने में सहायता करता है, तथा आगे चलकर प्लासेंटा, इसको हिंदी में कहते हैं अपरा, जिससे बेबी जो होता है अपनी मां की उम्र में अटैच रहता है, ठीक है। आगे चलकर अपरा या प्लासेंटा का निर्माण करता है, ठीक है। लाइन से लिखें। जैसे ही ब्लास्टुला का निर्माण होता है, यह ब्लास्टुला
यह ब्लास्टुला फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होकर, यह ब्लास्टुला फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होकर, स्वतंत्र होकर यूट्रस में आ जाता है। यह ब्लास्टुला फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होकर यूट्रस में आ जाता है, जहां पर यह ब्लास्टुला, वही चीज मैंने जो बताई लिखना है बस, जहां पर यह ब्लास्टुला यूट्रस के, जहां पर यह ब्लास्टुला यूट्रस के फंडस रीजन में, FUNDUS फंडस रीजन में धस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, ऊपर की ओर धस गया, ठीक है, धस जाता है, जिस क्रिया को इम्प्लांटेशन, यानी कि यहां पर जो ब्लास्टुला है वो धस रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब बात यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होती है कि सर एक बात बताइए, ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा है, मान लो आज फर्टिलाइजेशन का एक्टिविटी हुआ, आज फर्टिलाइजेशन हुआ है किसी फीमेल बॉडी के अंदर, तो ये इम्प्लांटेशन कब होगा? भाई ऐसा तो होता नहीं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर टाइम नहीं, प्रोसेस भी तो लिखा होता है ना, प्रोसेस भी पता आ जाएगा। 9 मंथ का पीरियड होता है, इस 9 मंथ के पीरियड को अगर आप एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट बने, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, दैट मीन्स आप उसके विषय में विशेषज्ञ बन जाएं। आप इसी के ऊपर जब चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे और इसी की ही पढ़ाई करेंगे, पूरी विज्ञान है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, लॉजी मतलब विज्ञान, पूरी विज्ञान की शाखा, एक शाखा ही बना दी गई एम्ब्रियोलॉजी की, राइट। तो इस एम्ब्रियोलॉजी को पूरा डिटेल में समझने के लिए आपको एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो वहां तक पढ़ने के लिए या वहां तक जाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं आपको पूरा एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है, कितना लेयर बनता है, कितनी कौन कौन सी लेयर उसमें, हालांकि मुझे पता है, अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो आपके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है, लेकिन अगर आपको इसका डॉक्टर ही बनना है, इसके विषय में ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, गाइनेकोलॉजिस्ट बनना है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको ये अलग से ही ब्रांच होती है, अलग से ही इसका स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस, दैट मीन्स जाइगोट से लेकर के ब्लास्टुला बनने तक का, और ब्लास्टुला जाएगा यूट्रस में, फंडस रीजन में ऐड हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो वहां तक का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं, वो पूछा जाता है। तो लिख लीजिए, जिस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं, तथा यह क्रिया, उसी के आगे लिख लें, तथा यह क्रिया फर्टिलाइजेशन के, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद, तथा यह क्रिया फर्टिलाइजेशन के 7 डेज, यानी 7 दिनों, 1 सप्ताह लगता है, 1 सप्ताह दिया गया है इसको पूरे प्रोसेस को होने में। यह क्रिया फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद यूट्रस में जाकर के ऐड होना ब्लास्टुला का, 7 दिन बाद संपूर्ण होती है, 7 दिन बाद संपूर्ण होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया, ठीक है। ब्लास्टुला तक क्या होता है, बन जाता है। तो मारुला के बाद में ब्लास्टुला स्टेज बनती है। ब्लास्टुला स्टेज में हमने देखा था कि एक साइड पर एम्ब्रियोनिक पोल बन जाता है, इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम लोग ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, और ये जो ब्लास्टुला होता है इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर 7 डेज तक कंप्लीट होते होते, जैसे कि आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में ये सारा का सारा चल रहा था ना। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, जो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब है, वहां से ये ब्लास्टुला स्टेज क्या होगी, जैसे बन जाएगी वो निकलेगी, ठीक है। वहां से रिलीज होकर के यूट्रस में आता है, यूट्रस में जाकर के फंडस रीजन में क्या होता है, अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके आगे लिखें,
जैसे ही इम्प्लांटेशन की क्रिया जैसे ही इम्प्लांटेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, यानी कि जो ब्लास्टुला स्टेज है, इस ब्लास्टुला स्टेज में जैसे ही यूट्रस के अंदर ये जाएगा और ये पूरी क्रिया 7 दिनों के अंदर हो जाती है, आपको पता है। वैसे क्या होगा, इम्प्लांटेशन कहने का मतलब क्या हुआ, ब्लास्टुला का यूट्रस के अंदर, ब्लास्टुला का यूट्रस के अंदर फंडस रीजन में एम्बेडेड होना, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो क्या लिखा, जैसे ही इम्प्लांटेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, ब्लास्टुला में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। यानी कि जो ब्लास्टुला स्टेज है, इस ब्लास्टुला स्टेज में बहुत सारे मेनी चेंजेस होंगे। अब ये चेंजेस क्या होंगे, अब इनमें ही एम्ब्रियोनिक लेयर, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है, उनका फॉर्मेशन होगा, उनका निर्माण होगा। राइट, तो क्या लिखा, बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं तथा यह ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। तो ब्लास्टुला किस में चेंज हो जाएगा, गैस्ट्रुला स्टेज में। और जो गैस्ट्रुला स्टेज होगी वो कैसी होगी, लिख लो, क्या ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है, जिसमें गैस्ट्रुला में जिसमें तीन प्राइमरी जर्म लेयर, इसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर, 3 प्राइमरी जर्म लेयर का निर्माण होता है, जिन्हें क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म, जिन्हें क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, बाहर की ओर सबसे जो जर्म पाई जाएगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी, उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, उसके ठीक नीचे जो पाई जाएगी उसको मेसोडर्म बोलेंगे, और सबसे नीचे की ओर जो सबसे अंदर की ओर पाई जाएगी उसको लोग एंडोडर्म बोलेंगे। तो ये 3 जर्म लेयर होती है स्पेशली, जो कहां बनती है, गैस्ट्रुला स्टेज में बनती है। ठीक है, और ये तीनों लेयर क्या कहलाती है, जर्म लेयर कहलाती है। दैट मींस प्राइमरी इसलिए बोला कि सबसे पहले इन लेयरों का फॉर्मेशन होता है, और यही लेयर क्या करती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ह्यूमन के जो अंदर, हम ये कह सकते हैं उम्म में, फीमेल के उम्म में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, उस बेबी के कंप्लीट डेवलपमेंट में यही 3 लेयर क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स का जो फॉर्मेशन होना है वो इन्हीं 3 लेयर के कारण होना है। इन्हीं 3 लेयर के अंदर वो मैसेज होता है, वो जेनेटिक कोड होता है, जिससे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, किडनी, हार्ट, लीवर, है ना, इंटेस्टाइन, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, बनना होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पूरे बॉडी का जो फॉर्मेशन है, या हमारे पूरे बॉडी में जितने भी आपको सिस्टम दिख रहे हैं, जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, वो सारा का सारा इन 3 जर्म लेयर से ही मिलकर के बना हुआ है। तो आगे लिखे हैं, यह तीनों लेयर आपस में मिलकर एक पूरे बॉडी का निर्माण करा देती हैं। यह तीनों लेयर आपस में मिलकर पूरे बॉडी का निर्माण करा देती हैं। ऐसे लिखे हैं, गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर, यानी कि जो गैस्ट्रुला स्टेज है इसके अंदर मेनी चेंजेस होते हैं। गैस्ट्रुला स्टेजेस के अंदर मेनी चेंजेस होते हैं, जिससे न्यूरेला, गैस्ट्रुला के बाद बनता है न्यूरेला, याद रखना, गैस्ट्रुला फेज के अंदर या गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिससे न्यूरेला का निर्माण होता है। न्यूरेला स्टेज का निर्माण होता है, जो कि
जो कि न्यूरल ऑर्गन, न्यूरला के बाद न्यूरल ऑर्गन का निर्माण होता है, न्यूरला के बाद न्यूरल ऑर्गन का निर्माण होता है तथा तथा यह न्यूरल ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम, यह न्यूरल ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। तो जो न्यूरल ऑर्गन है ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो सकता है, ठीक है, या किडनी हो सकता है। एक्सक्रीटरी में किडनी जो है वो पूरा, मतलब समझिए न्यूरल ऑर्गन मतलब एक पार्ट बनेगा, हैंड बनेगा, माउथ बनेगा, नोज बनेगी, आई बनेगी, ठीक है, न्यूरल्स हम ये कह सकते हैं, नर्व बनेगी, ब्लड वेसल्स बनेगी, ये सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो सब बनते हैं और ये पार्ट्स आपस में मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी को ही बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हम ब्लड वेस्कुलरिटी सिस्टम की बात कर लें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, या हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हम बात करें नर्वस सिस्टम की, हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है, लाइक जिसमें ग्लैंड्स वगैरह बनती हैं, हम बात करें एंडोस्केलेटन की जिसमें आपका सारा का सारा कंकाल तंत्र आता है। तो ये सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करा देते हैं। तो आगे लिख लीजिए, आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कराते हैं, जो कि यह ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक कंप्लीट बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कराते हैं या निर्माण कराते हैं। नलन से लिखें, जैसे ही बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है या होता है, तब 9 मंथ के पीरियड के बाद 9 महीने की अवस्था के बाद 9 मंथ पीरियड के बाद बेबी का बर्थ होता है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, जन्म लेगा, बेबी का बर्थ होता है, जिस क्रिया को, अब यहां पर जो डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी बोलते हैं लेकिन हम बायोलॉजी की भाषा में कुछ और बोलेंगे इसको, ठीक है, कुछ और क्या बोलेंगे, इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रसव, दैट मींस पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन जब होता है तब डिलीवरी हो जाती है। तो पार्चुरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पता चलता है कि हाँ अब डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, कुछ हमें कह सकते हैं लसलसा पदार्थ जो होता है वो निकलने लगता है, पेन होने लगता है, राइट, मॉम को, तो पता चल जाता है कि हाँ अब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया बेबी का, अब उसे बर्थ करना है। तो क्या लिखा, जिस क्रिया को प्रसव, दैट मींस पार्चुरेशन इसको हम कहते हैं प्रसव, ठीक है, कहते हैं पार्चुरेशन, दैट मींस प्रसव कहते हैं। नैलन से स्थापना के पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जाइगोट से लेकर, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं गैमीट के मिलने के बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से लेकर के एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होने तक की बात हो रही है, बेबी के कंप्लीट बॉडी के फॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है। जाइगोट से लेकर एक वेल डेवलप्ड बेबी की प्रक्रिया तक, या वेल डेवलप्ड बेबी की प्रक्रिया को, ऐसे लिखिए, जाइगोट से लेकर
जाइगोट से लेकर बेबी की वेल डेवलप्ड प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, तो आप कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर जाइगोट से लेकर के एक कंप्लीट बेबी के फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, भ्रूण का निर्माण कहते हैं। ठीक है, जिस पीरियड को, इसी के आगे लिख लें, जिस पीरियड को, यानी कि जो पीरियड है एम्ब्रियोजेनेसिस का, जो पीरियड है, इसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जिस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड, जिस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जिस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, यह पीरियड 9 मंथ, दैट मीन्स 270 डेज, 270 दिनों का, इसको याद रखिएगा, 9 मंथ दैट मीन्स 270 दिनों का होता है। जब पीरियड 9 मंथ 270 डेज का होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ब्लास्टुला है, इस ब्लास्टुला में क्या क्या चेंजेस आएगा, वो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम कुछ ड्रॉ किया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ooजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? मेल के अंदर होता है, ooजेनेसिस फीमेल के अंदर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म्स बनते हैं और ooजेनेसिस के दौरान एग बनते हैं, दोनों मिलते हैं, फ्यूजन होता है, दैट मींस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर क्या होता है? क्लीवेज डिवीजन होता है, और एक क्लीवेज डिवीजन से क्या होता है? एक 16 सेल स्ट्रक्चर, एक 16 कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण होता है, जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मारुला। क्या बोलते हैं? मारुला। ठीक है, अब मारुला जो होता है ये चेंज हो जाता है किसमें? ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसके अपर एंड पर एक एम्ब्रियोनिक पोल डेवलप होता है, जो कि आगे चल करके प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेगा। कहां करेगा? जब ये फंडस रीजन में जाकर के जुड़ेगा, किसके? यूट्रस के, है ना, फीमेल में। और इसी एम्ब्रियोनिक पोल के नीचे आप देख रहे हैं कैविटी पाई जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी, और इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जा रही है, दिस लेयर आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इसको लोग ट्रोफोब्लास्ट लेयर कह रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में क्या है? ब्लास्टुला है। अब ये जो ब्लास्टुला है, ये जब इसका कंप्लीट इंप्लांटेशन हो जाएगा, दैट मींस इंप्लांटेशन जो होना है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इंप्लांटेशन क्या होता है? तो ये जो स्टेज है ब्लास्टुला, इस स्टेज में क्या होगा? ये फैलोपियन ट्यूब से निकल करके कहां जाएगा? यूट्रस के अंदर जाएगा। यूट्रस में 3 भाग होते हैं, आपको पता है, एक फंडस रीजन होता है सबसे ऊपर की ओर, बीच में बॉडी होता है और सबसे नीचे सर्विक्स होता है। तो फंडस वाले रीजन में क्या होता है? एक लेयर पाई जाती है अंदर की तरफ, राइट। उस लेयर के थ्रू, या आप कह सकते हैं जो एम्ब्रियोनिक पोल है, इस एम्ब्रियोनिक पोल के थ्रू इस लेयर में, मान लो यहाँ पर यूट्रस है, यहाँ पर एक लेयर पाई जा रही है इस तरीके से, तो इस यूट्रस में, इस लेयर में क्या होगा? यूट्रस की इस लेयर में क्या होगा? ये जो ब्लास्टोस्टाइल है या ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला क्या होगा? जाकर के एम्बेडेड होगा, धस जाएगा। और ये कहां धसता है? यूट्रस के फंडस रीजन में। तो ये वाला जो रीजन बोला जाएगा ये फंडस, और इसके अंदर क्या करेगा? धस जाएगा इस तरीके से, धसने के बाद में अटैच हो जाएगा, यहां पर ये रुका रहता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जाइगोट से लेकर के, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक, मतलब स्पर्म के गैमेट के मिलने के फ्यूजन से लेकर के ब्लास्टुला बनने तक, ठीक है, और इम्प्लांटेशन होने तक, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ये 7 दिनों के अंदर हो जाता है। इतना समझ में आया? फिर जैसे ही ब्लास्टुला इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस के अंदर धस जाता है, जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, उसके बाद में इसके अंदर बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो एक डायग्राम बनाया है, इसी में ही मैं आपको सारा चीज समझाई दे रहा हूँ। वैसे तो एक डायग्राम ब्लास्टुला के बाद में, गेस्टुला के बाद में एक और डायग्राम बनना चाहिए था, लेकिन ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बस आप इंटर में है और आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी जब आप आगे करेंगे जा करके, तो उसके लिए आप अलग से पढ़ लीजिएगा, राइट।
लेकिन अभी हम लोग एकेडमिक लेवल को समझना है। तो एकेडमिक लेवल पर आपको लिखना क्या है और क्या डायग्राम आपको बनाना है, यदि ये आता है तो उसके लेवल पर मैंने यहाँ पर बच्चों समझाया, ठीक है। बाकी आने वाले समय में हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं, ठीक है, अलग से वीडियो में पूरा कंप्लीट उसमें समझा दूंगा, वहां पर आप समझ लीजिएगा। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि इस ब्लास्टुला में क्या क्या चेंजेस होता है। तो देखिए सबसे पहले इस ब्लास्टुला में जो एम्ब्रियोनिक पोल होता है वो ऊपर की तरफ होता है और सब चारों तरफ क्या पाई जा रही है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर पाई जा रही है। यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक हम ये कह सकते हैं ब्लास्टोस्टाइल कैविटी होती है, इस ब्लास्टोस्टाइल कैविटी में सबसे पहले क्या होता है, ब्लास्टोस्टाइल कैविटी में सबसे पहले एंडोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन होता है। और जो फर्स्ट लेयर है ये स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। मैंने यहाँ पर तिरछी बनाई है, उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ और भी चेंजेस यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले ये स्ट्रेट लेयर होती है, यानी कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्या होता है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, लाइक एंडोडर्म बनती है। और एंडोडर्म की जो सेल्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं हाइपोब्लास्ट सेल। तो सबसे पहले ब्लास्टोस्टाइल में एक हॉरिजॉन्टल लेयर का फॉर्मेशन होता है, किस फॉर्म में, हाइपोब्लास्ट सेल के फॉर्म में। और ये हाइपोब्लास्ट सेल के रूप में जब यहाँ पर अरेंज हो जाती हैं तो वो फर्स्ट जर्म लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्स्ट जर्म लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोडर्म। दैट मींस ये जो हाइपोब्लास्ट सेल है ये आगे चल करके एंडोडर्म का फॉर्मेशन कराएगी। अब यही जो एंडोडर्म लेयर है, हाइपोब्लास्ट सेल है, इसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा कि जो हाइपोब्लास्ट सेल है, इस हाइपोब्लास्ट सेल में कुछ सेल्स नीचे की तरफ डिवाइड होने लगती हैं, कुछ सेल्स ऊपर की तरफ डिवाइड होने लगती हैं। जो ऊपर की तरफ डिवाइड होने लगती हैं, लाइक यहाँ पर जो आप सेल्स देख रहे हो, ये सारी की सारी सेल्स यहाँ पर बनी है, इन सेल्स को हम लोगों ने नाम दिया है एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट सेल्स सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने बताया एंडोडर्मिस पहले बनती है, बाद में बनती है एक्टोडर्म, ठीक है। तो पहले एंडोडर्म बनेगा, फिर बनेगा क्या, एक्टोडर्म, ये सेकेंड जर्म लेयर होती है, राइट। जिनकी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट सेल्स कहते हैं। वो यहाँ पर इस तरीके से अरेंज रहती है। ये जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं ये बाद में आगे जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उनमें ये इस तरीके से डिजेनरेट कर जाती हैं और यहाँ पर भी ये क्या करती है, कैविटी का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। इस तरीके से एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देती है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इस कैविटी का नाम क्या दिया गया था, मैं बता दे रहा हूं, एमनियोटिक कैविटी, राइट। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और बच्चों जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, और इसी स्टेज में आप जानेंगे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड से, इस एमनियोटिक फ्लूइड को परीक्षण जब किया जाता है, परीक्षण करने से ये पता लगाया जा सकता है कि जो एम्ब्रियो है उसमें बनने वाला बेबी कैसा होगा, दैट मींस मेल होगा कि फीमेल होगा। ये पहले के परीक्षण में ऐसा पता लगाया जाता था एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। उसको हम लोग एमनियोसिंटोसिस प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता था, यहाँ पर पता चल जाता था। और इसमें होता क्या था कि एक सिरिंज को यूट्रस के थ्रू डाला जाता था और यहाँ से फ्लूइड को निकाल लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा प्रोसेस नहीं है। आज जो है एक्सरे हो जाते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके थ्रू क्या होता है, भ्रूण का परीक्षण हो जाता है कि भ्रूण कैसा है, बेबी कैसा होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये अलग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टोडर्म लेयर है, ये एक्टोडर्म लेयर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि कुछ फीटल जर्म लेयर भी पाई जाती है, ठीक है। कुछ फीटल जर्म लेयर भी पाई जाती है जो कि पूरे बेबी का फॉर्मेशन करती है। और फीटल जर्म लेयर जो होती है 4 प्रकार की होती है। आप अगर जर्म लेयर की बात करेंगे तो जर्म लेयर आपकी 3 प्रकार की है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन फीटल जर्म लेयर की हम लोग बात करेंगे तो वो 4 प्रकार की होगी बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि एमनियोटिक कैविटी बन जाता है। तो और ये जो एंडोडर्म है, यहाँ पर हाइपोब्लास्ट सेल सीधी सीधी होती है, ये एंडोडर्म नीचे की तरफ आ जाती है इस तरीके से ग्रो करके, ठीक है। एंडोडर्म कहाँ आ जाती, नीचे की तरफ, जिसे हम फर्स्ट लेयर कहते हैं। अब यहाँ पर एक्टोडर्म बन गया, यहाँ एंडोडर्म बन गया, इसके बीच में एक और सेल ग्रो कर जाती है। इसके बीच में क्या होता है, एक सेल और ग्रोथ कर जाती है जो कि इन दोनों लेयर्स को अलग अलग कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म लेयर। और मेसोडर्म लेयर सबसे लास्ट में बनती है, जिस कारण इसे हम लोग थर्ड लेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो थर्ड लेयर है वो क्या होती है, मेसोडर्म होती है, लास्ट लेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एंडोडर्म होती है पहले तो स्ट्रेट होती है, बाद में ये घूम करके नीचे आ जाती है इस तरीके से, ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी में। तो यहाँ पर एक कैविटी बनती है जिसको हम लोग यॉर्क सैक कहते हैं।
तो पहले प्राइमरी यॉर्क शेक बनता है, बाद में सेकेंडरी यॉर्क शेक बनता है। धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, मैंने बस सीधे सीधे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स पकड़े हैं। अब जो एंडोडर्म है इसके नीचे जो कैविटी पाई जा रही है, इस कैविटी को हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी के अंदर भी बहुत सारा चेंजेस होता है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, एक ऊपर की तरफ लेयर रहती है, नीचे की तरफ लेयर रहती है। दैट मींस एक पैराइटल रीजन में रहती है, एक विसरल रीजन में रहती है, तो विसरल ऊपर पैराइटल नीचे, राइट। इस तरीके से यहाँ पर लेयर बनती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। इस गैस्ट्रुला के बाद में एक नई स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरेला। यहाँ पर मैंने लिख के बता दिया आपको, ठीक है, इसको बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है। न्यूरेला बनता है, ये न्यूरेला न्यूरल ऑर्गन्स को बनाता है। न्यूरेला किसको बनाता है? न्यूरल ऑर्गन को बनाता है। न्यूरल ऑर्गन्स जो होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूरल ऑर्गन अलग अलग रहते हैं, बहुत सारे न्यूरल ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अरे यार, न्यूरल ऑर्गन कहने का मतलब क्या हो? जैसे अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता है क्या क्या चीज होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हार्ट है। तो पहले हार्ट होगा, फिर हार्ट से आर्टरी निकलेंगी, फिर वेन निकलेंगी, है ना। हार्ट से आर्टरी, वेन, फिर उसके अंदर ब्लड होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना, तो ये कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब फिर ये कंपोनेंट्स आपस में मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। दैट मींस ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब हार्ट एक अलग ऑर्गन है, ठीक है, और इस हार्ट को चलाने के लिए और भी ऑर्गन यहाँ पर क्या हुए हैं? आपस में जुड़े हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल करके कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट बॉडी का, बेबी के कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब बेबी का तो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? 9 मंथ के बाद, आफ्टर 9 मंथ क्या होगा? एक पेन क्रिएट होता है, ठीक है। उस पेन के द्वारा डिलीवरी होता है, और जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रसव या पार्चुरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए पार्चुरेशन। तो आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप लोग दोबारा से इसको रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा इसमें आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, बता दी हैं। आप अगर सिर्फ इतना ही लिखना चाहते हैं कि जो स्पर्म एग होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से मारुला बनता है, मारुला से ब्लास्टुला बनता है, इसके डायग्राम की आवश्यकता भी नहीं है आपके लिए। ब्लास्टुला से क्या होता है? यहाँ पर गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला बनाता है न्यूरेला, न्यूरेला बनाता है न्यूरल ऑर्गन, न्यूरल ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बेबी के कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। डेवलपमेंट हो गया किसका? एम्ब्रियो का। और जो पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इतना समझ में आया? अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में क्या होगा? बेबी का बर्थ होगा, है ना, बेबी का बर्थ होगा। तो बर्थ होने के बाद में क्या होगा? बर्थ होने के बाद में क्या होगा? ये चाइल्ड के रूप में चेंज होगा, चाइल्ड से ये यंग होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, यंग होने के बाद में एडल्ट होगा, है ना। यंग होने के बाद में 18 साल के बाद में क्या होता है? एडल्ट होता है। जब 18 साल के बाद एडल्ट होता है फिर इसकी शादी वादी कराई जाती है, धीरे धीरे ये ओल्ड हो जाता है। कौन? ये बेबी, ये जो पैदा होगा अभी ओल्ड होगा। ओल्ड होने के बाद में क्या हो जाएगा? इसका डेथ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ओल्ड होने के बाद में डेथ होता है। ऐसा नहीं होता कि ओल्ड होने के बाद में महापुरुष बन जाएगा। बनने के गुण होंगे तो बनेगा, नहीं बनने के गुण होंगे या ईश्वर बनने के गुण नहीं होंगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। न्यूरेला में लिखिए NEURILA, न्यूरेला, न्यूरिला। तो गैस्ट्रुला के बाद में क्या बनता है? न्यूरिला बनता है। न्यूरिला के बाद में न्यूरल ऑर्गन बनते हैं। न्यूरल ऑर्गन जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। न्यूरल ऑर्गन मतलब ऑर्गन जो होंगे वो अलग अलग होंगे, फिर ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम से बेबी का बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? प्रसव पार्चुरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए पार्चुरेशन।